हाय, मैं वैभव चंद्रा। हम जो पॉलिटिक्स का क्लास स्टार्ट किए थे उस पॉलिटिक्स की क्लास को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान के जो 22 भाग हैं उन 22 भागों को। और एक बात, जिन लोगों को हमारा इसका पूरा वीडियो देखना है प्लेलिस्ट पॉलिटिक्स का, तो हमारा जिस पर टाइटल लिखा होता है, तो टाइटल में आप क्लिक करेंगे तो उसमें हमारा प्लेलिस्ट पूरा पॉलिटिक्स का खुल के आ जाएगा। उसमें आप पूरा वीडियो देख सकते हैं हमारे पॉलिटिक्स का। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, हम लोग सीधे आते हैं संविधान के 22 भाग। हमने बताया था कि हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है टोटल। तो वो संविधान के जो 22 भाग हैं वो 22 भाग किस तरीके से बटे हुए हैं, कैसे, किन किन अनुच्छेदों में। तो देखिए, हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है वो तो संविधान का भाग है ही। तो उसके आगे जो हमारे 22 भाग है, इनमें सबसे पहले जो पहला भाग है संविधान का जो प्रथम भाग है, ये पूछा जाता है एग्जामों में कि संविधान का प्रथम भाग निम्नलिखित में से कौन है। ये चारों आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से पहला भाग कौन है। तो याद रहना कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत की जो प्रथम भाग है उसमें बताया गया कि भारत क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत क्या है तो बताएंगे कि भारत एक राज्यों का संघ है। संघ का मतलब हमने बताया था कि जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उपस्थित होती हैं और दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया होता है, ऐसे देश को हम लोग कहते हैं संघ। तो भारत एक संघ है, यूनियन है, इंग्लिश में यूनियन है, न कि फेडरल है। मैंने यूनियन और फेडरल दोनों बताया था अंतर। और तो पहले अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र बताए गए हैं। अगर पूछा जाए कि पहला भाग कितने अनुच्छेद से कितने तक है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। ये भी कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिकल। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो होता है वो पहले भाग का है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब। फिर नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान है हमारे ये संविधान के भाग 2 में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक भाग के बारे में। अब पूछा जाता है कि हमारे संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के भाग 2 में किए गए हैं। तो और भाग 2 कब से कब तक अनुच्छेद है, ये पिछले साल पीसीएस में एग्जाम में पूछा था कि जो भाग 2 है यानी कि जो नागरिकता वाला है वो आर्टिकल कितने से कितने तक इसका विस्तार किया गया है। तो 5 से लेकर के 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो होता है वो किसमें, उसमें क्या प्रावधान किया गया है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर तीसरा आता है मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार का किस भाग में प्रावधान है, तो भाग 3 में। भाग 3 में किसका प्रावधान है? मौलिक अधिकार का। और पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने से कितने तक का, तो 12 से 35 तक का। मौलिक अधिकार को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है आर्टिकल्स है उसमें मौलिक अधिकार, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। और नागरिकता को बोलते हैं सिटीजनशिप। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है नीति निर्देशक तत्व। इसका कितने से अनुच्छेद से कितने कितने तक प्रावधान है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो प्रावधान है उसमें नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व को शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी। क्या बोला जाता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और इसी में संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में ही क जोड़ दिया गया है। 4 क में ही, जिसमें मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो 4 के क में है। कुल टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है। तो देखिए, एक बात जो बार बार कहा जाता है कि अगर हमारे संविधान को ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो साल भर में दशा दिशा दोनों बदल जाएगा भारत का। तो इसी नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा जाता है। हमारे देश में मौलिक अधिकार की हमें मांग नहीं करनी चाहिए, हमें मांग करनी चाहिए नीति निर्देशक तत्व को, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत ही इसके लिए बदकिस्मती की बात है कि इसको हम लोग लागू नहीं करवा सकते। लेकिन देश की जनता चाह जाए तो क्या नहीं करवाया जा सकता, नीति निर्देशक तत्वों को भी लागू करवाया जा सकता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें कही गई है, इतने संसाधन हमारे देश में नहीं है कि हम सभी को इतना बांट सकते हैं। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कोई व्यक्ति जहाज से चल सकता है और कोई व्यक्ति दुपहिया से भी नहीं चल सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए आंदोलन शुरू करने होंगे तभी होगा ये काम। फिर उसके बाद है संघ। हमारे देश में भाग 5 जो है वो संघ के बारे में बताया है। हमारे संविधान का भाग 5 वो संघ के बारे में बात करता है, क्योंकि हमारा भारत, हमने बताया हमारा भारत क्या है? एक संघ है। इस संघ में 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक प्रावधान किया गया। इसी में हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद जो पढ़ते हैं ना, वो इसी में पढ़ते हैं, संघ के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो 52 से लेकर 151 तक। फिर उसके बाद संघ के बाद क्या आता है? राज्य। तो राज्य में हम लोग पढ़ते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल,
जो हाई कोर्ट इसे पढ़ते हैं ना वो राज्य के बारे में है, 152 से लेकर 237 तक। तो पूछा जाएगा कि भाग 6 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 152 के अनुच्छेद से लेकर के 237 तक है। फिर पूछा जाता है भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का भी उल्लेख रहता है। तो 239 से 242 तक, ये 239 से 242 तक आता है भाग 8 में। फिर भाग 9 आता है, इसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? पंचायत, हमारे गांव, हमारे देश में जो ग्राम पंचायतें ये सब है। भाग 9 में बहुत से प्रावधान किए गए, बहुत से प्रावधान। ये इसी को कहा जाता है कि ये रबड़ की तरह है, बहुत ताना जा रहा है इसको। इसी में नगर पालिका के बारे में भी बात की गई। 9 में पंचायत की बात है, 9 क में नगर पालिका की बात की गई है। फिर अब 9 ख हाल ही में जोड़ा गया सहकारी समितियाँ। तो 243 इसी में 243 क है, ये 243 ख अब ये जोड़ दिया गया है। 243 क में नगर पालिका थी, 243 ख में अब सहकारी समितियां जोड़ दिया गया है। अभी हाल ही में जुड़ा है ये। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि क से नहीं, ये ए से जेड तक है, थोड़ा इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। तो जब इसको हम डिटेल में समझाएंगे तो वहाँ पे देख, क्योंकि ये बहुत ए से लेकर शायद जे तक ऐसे करके बटा है, तो अभी भूल रहे हैं थोड़ा सा इसको, तो डिटेल में वहाँ समझाएंगे। तो अभी यहाँ पर बस इतना याद रखना कि 243 में ही नगर पालिका सहकारी समितियों सबका उल्लेख किया गया। अभी 2020 में पीसीएस में पूछा था कि पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 में। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 10 में। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किस में है, भाग 10 में। अगर पूछे जाए संविधान के किस अनुच्छेद, तो 244 में, अनुच्छेद 244 में। फिर आता है भाग 11। भाग 11 में संघ और उसके राज्य के, भारत यानी संघ और राज्य के बीच संबंध, यानी हमारा भारत संघ है, संघ मतलब एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, दो सरकारें चलती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध के बारे में बात की गई है कि दोनों में शक्ति का बंटवारा जो हुआ है वो कैसा है, और उस शक्ति में कौन पावरफुल होगा और कब कब किनका नियम लागू होगा, इन सब के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो भाग 245 से 263 में आता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, अगर पूछा जाए कि यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप, तो भाग 11। फिर उसके बाद है भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति और संविदाएं। वित्त, संपत्ति और संविदाएं, ये किस अनुच्छेद, किस भाग में आता है, तो भाग 12 में, 264 से लेकर 300 क तक है। तो इसी में रखा गया है ना संपत्ति का अधिकार, जो पूछा जाता है। पहले जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इनको ले जाकर कहाँ पर रखा गया, 300 क में। तो यही संपत्ति का अधिकार जो था वो भाग 12 में चला गया है। किस में चला गया है, भाग 12 में। फिर 13वां भाग है भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। तो अब भारत के अंदर कहीं पर भी आप व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं। ये भाग किसके तहत आपको प्रावधान किया गया है, तो भाग 13 के तहत। और पूछा जाएगा आर्टिकल्स, तो 301 से लेकर 307 में इसका प्रावधान किया गया है। 301 से 307 में इसका प्रावधान किया गया है। भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य करने के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 13 में 301 से लेकर 307 आर्टिकल तक अनुच्छेद। फिर आता है भाग 14। फिर आता है भाग 14, इनमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जो भाग 14 यही इसी का तो बहुत लोग तैयारी करते हैं। इसी के तहत आता है IAS, IPS, IFS। तो ये इसी के तहत UPSC का गठन किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो भाग 14 के तहत ही किया गया है। ये 308 से लेकर 323 तक ये इसका विस्तार किया गया है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है, 308 से लेकर 323 तक, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। फिर आता है भाग 15, इसमें निर्वाचन मंडल का, जो हमारे देश में जो निर्वाचन आयोग बना है उसका गठन के बारे में 324 से 329 प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324 से 329 यानी भाग 15। भाग 15 जो होता है हमारे देश में निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। फिर भाग आता है भाग 16। तो इसमें भाग 16 शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं लिखा गया है, क्योंकि भाग 16 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आता है भाग 17। कौन आता है, भाग 17। तो भाग 17 में 342। ऐसे अगर भाग 16 अगर मैं आपको बताऊं तो विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अगर भाग 16 अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। भाग 16 में है विशेष वर्गों के लिए
विशेष प्रबंध की बात की गई है। जैसे जो SC ST अल्पसंख्यक और जो आंग्ल भारतीयों के लिए जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं, जो आरक्षण का उन्हें प्रावधान है, वो भाग 16 के अंतर्गत आता है। ये होता है 330 से लेकर 341 तक प्रावधान है। 330 से लेकर 341 तक भाग 16 में इसका प्रावधान किया गया है। फिर आता है भाग 17। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे, इसमें लिखा नहीं गया है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे तो बहुत प्रावधान, इसी पे तो बहुत विवाद रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो आरक्षण मिला था, ये जो SC ST OBC इन सबको SC ST को जो आरक्षण मिला था केवल 10 साल के लिए मिला था। तो उन मूर्खों को समझना चाहिए कि वो 10 साल का जो आरक्षण वाला प्रावधान है वो सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब के लिए प्रावधान 10 साल के लिए था कि इनको आरक्षण दिया जाएगा, नौकरियों के लिए नहीं कहा गया था। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो समझेंगे हम लोग बात को। तो फिर भाग 17 राजभाषा। राजभाषा मतलब हमारे देश में जो राजभाषा है, जो 22 भाषाएं हैं ना, वो 342 से लेकर 351 तक इनका प्रावधान किया गया है। 342 से लेकर 351 तक इसका प्रावधान किया गया है। फिर आपात उपबंध, हमारे देश में जो 352 से लेकर 360 तक होता है, 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। 352 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति आपातकाल, 360 के तहत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। तो उन आपातकालों में क्या क्या प्रावधान है वो भाग 18 में है। भाग 19 नहीं है, ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और जो भाग 20 है, इसमें आता है एक ही अनुच्छेद है 368। हमारे संविधान में जितने भी संशोधन किए जाते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। और अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो जब हम लोग पढ़ेंगे भाग 20 तो वहाँ पर डिटेल से समझेंगे। फिर आता है भाग 21। भाग 21 में क्या है, अस्थाई। अस्थाई का मतलब इसमें जो भी विषय रखे जाएंगे वो अस्थाई होगा, मतलब चाहे जब उनको इसमें से निकाला जा सकता है। संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन का मतलब होता है जो विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रावधान किए गए हैं। और विशेष उपबंध, उनके लिए क्या किया गया है, विशेष उपबंध किया गया है। जैसे जो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा था वो भाग 21 में ही रखा गया था, इसलिए वो अस्थाई था, इसलिए उनको क्या किया गया, अनुच्छेद 370 के तहत होता था इसलिए उसको हटा दिया गया। इसी के तहत आता था अनुच्छेद 121 के तहत, भाग 21 के तहत। भाग 21 में कितने से कितने को होता है, 369 से लेकर 392 तक अनुच्छेद इसमें रखे गए होते हैं। फिर भाग 22, इसमें हमारे देश का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और निस्सन, मतलब कहा गया कि हिंदी में अधिकतर चीज़ों का प्रावधान, मतलब आधिकारिक भाषा, संविधान के हमारे देश की जो सरकार की आधिकारिक भाषा होगी वो हिंदी होगी, ये कहा गया है। और देश का जो संक्षिप्त नाम है, ये सब बातें, बहुत कुछ बातें इसमें कही गई है। तो भाग 22 ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 21-22 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 है, ये अनुच्छेद 368 बहुत बार पूछा है। तो इस प्रकार से हमने 22 भागों का अध्ययन किया और आपको ये याद रखने हैं, ये याद रखने, क्योंकि बहुत इसमें से क्वेश्चन मान के चलना कि जो भी एग्जाम होते हैं इनमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तय है ना। एक यहाँ पर जो मैंने एक भाग 7 छोड़वा दिया है, तो भाग 7 इसलिए छोड़वा दिया गया है क्योंकि हमारे देश में ये भाग 7 जो था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसमें से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। हमारे देश में इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि हमारे देश में जब उस वक्त संविधान लागू हुआ था तो राज्यों को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। जैसे आज 2 ही प्रकार के हमारे देश में राज्यों को बांटा गया ना, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 2। लेकिन 1956 से पहले हमारे देश में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। तो 7वां संविधान संशोधन करके नेहरू साहब ने सबको हटा दिया, 7वां भाग ही हटा दिया। फिर इसलिए 7वां भाग नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 6 के बाद 8वां ही आ जाता है। तो बस इतना ही बात है। हम लोग कल से हर एक भाग को डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को, प्रावधानों को, सभी प्रावधानों को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट, बाय।